नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज खास मुलाकात कार्यक्रम में श्री कृष्णा टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्तम सोनी, जो कि ऑनर है सीता देवी हॉस्पिटल के। जी हाँ, एक वो शख्सियत जो जिंदगी देती है, एक वो शख्सियत जो कुछ सिखा जाती है, वो अनछुए पहलू हमें एहसास करा जाती है, जिसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। और डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सवालों की झड़ी से ही सीधा सीधा करूँगी कि एक ज़िंदगी बचाने का काम आप करते हैं और काफ़ी समय आपने लंदन में निकाला और उसके बाद अब आप हमारे भारतवर्ष में और स्पेशली हमारे इस पिंक सिटी में एक अस्पताल लेके, और वो भी माँ सीता के नाम से। तो ये विचार कैसे आया आपको? इंग्लैंड जाने के समय ऐसा विचार नहीं था कि मुझे वापस आना है जी। किंग्स कॉलेज से मैंने अपनी एजुकेशन करी एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु कहीं वो जो बॉन्डिंग आपकी फैमिली बॉन्डिंग है जी। वो बहुत स्ट्रांग थी। तो हमने अपने माता पिता से पूछा कि भाई अब आप लोग आ जाओ यहाँ पर, हम लोग सेटल हैं, और उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा हम नहीं आ पाएंगे। उनका जवाब उचित था, क्योंकि जिसने अपने उम्र के इतने साल एक एनवायरनमेंट में गुजारे हों, उसके लिए अचानक से एनवायरनमेंट चेंज करना मुश्किल है और सोसाइटी चेंज करना मुश्किल है। तो देन वी डिसाइडेड कि हमें वापस आना है। कारण यही था कि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। वी डिसाइडेड, फैमिली ने साथ दिया, वाइफ ने साथ दिया। बच्चे छोटे थे इसलिए उनका रेजिस्टेंस नहीं था, तो उन सब चीज़ों ने थोड़ा आसान बनाया हमारा मूवमेंट वापस, और हम लोग आ गए। वसुदेव कुटुंबकम में आपने अपना। सर, चर्चा हम करते हैं कि महिला जो है उसे ब्रेस्ट कैंसर होता है। वो कैसे पता चलता है कि इसे ब्रेस्ट कैंसर है? क्या सिम्टम्स होते हैं वो? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है, होता पुरुषों में भी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ब्रेस्ट दोनों में है, महिला और पुरुषों दोनों के अंदर ब्रेस्ट मिलता है। पुरुषों में ये थोड़ा कम डेवलप्ड होता है, क्योंकि उनमें वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होते। महिलाओं में वो हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। जहाँ तक इस सवाल की बात है कि हमें पता कैसे चलता है, ब्रेस्ट में कोई भी परिवर्तन हो, वो स्किन से लेके और ब्रेस्ट के अंदर तक कोई भी परिवर्तन हो, अगर आप उस परिवर्तन को देखती हैं और वो परिवर्तन स्थायी है, रहता है कुछ दिनों के लिए, तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। किसी भी रूप में हो सकता है। अगर आपकी चमड़ी ब्रेस्ट की है, उस पर कोई परिवर्तन आया है, वो लाल हुई है या मोटी हुई है संतरे के छिलके की जैसी, आपकी निपल में कोई चेंज आया, निपल अंदर धंस गई है, या निपल के अंदर से कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज है। वो महिलाएं जो दूध पिला रही हैं उनके दूध आना नॉर्मल है, बट उसके अलावा अगर किसी को कोई डिस्चार्ज है और ब्लड है डिस्चार्ज के अंदर, तो उसकी जांच करानी चाहिए। वो सिम्टम हो सकता है। कोई भी गांठ हो अगर ब्रेस्ट के अंदर, और न सिर्फ ब्रेस्ट में बल्कि आपकी काख में और हमारी जो कॉलर बोन है गले पे, ये जो हड्डी है, इसके आसपास भी अगर कोई गांठ हो, तो ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकती है। ब्रेस्ट की गोलाइयों में कोई परिवर्तन हो, एबनॉर्मल पेन हो कोई, जो लंबे समय तक चलता है, तो ऐसे ये जो सिम्टम्स हैं, ये कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो अर्ली स्टेज कैंसर होता है, उसमें कई बार हमें कोई सिम्टम नहीं मिलता है। वो कैंसर हम सिर्फ स्क्रीनिंग पे डिटेक्ट करते हैं, और हमारा मकसद अभी इस वक्त यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए मोटिवेट करें, जिससे वो कैंसर हमें अर्ली स्टेज पे पता चले। तो इसकी कोई पर्टिकुलर एज भी होती है या नहीं? मेरा सबसे छोटा पेशेंट जो है वो 19 साल की बच्ची है। अच्छा। और हालांकि एक ट्रेंड है कि 50 साल से ऊपर की महिलाओं में ये ज़्यादा मिलता है, परंतु अभी हिंदुस्तान के अंदर जो मरीज हैं उनमें अधिकतर मरीज 50 साल से कम उम्र के नए आ रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। परंतु हाँ, इट इज़ मोर आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल के बाद में ज़्यादा डेवलप। बहुत सारी फीमेल मिली हूँ मैं काफ़ी महिलाओं से, कभी किसी न किसी रूप में हम महिलाओं से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो कुछ महिलाएं ऐसी मिली जिनका अक्सर भाव अगर बहुत बढ़ जाता है, उन्हें भावुकता ज़्यादा होती है, या कभी किसी से ज़्यादा मोह या अफेक्शन, जिसे ममता हम कह सकते हैं, वो ममता तरह का कुछ होता है, तो उनका रिसाव उनको होता है। तो क्या ये भी कुछ इसी तरीके के लक्षण हो सकते हैं उनके?
नहीं, लेकिन पर अगर वो दूध पिलाने वाली श्रेणी में नहीं है नहीं और है। उस वक्त उन्हें स्राव हो रहा है तो उन्हें उसकी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, है ना? बहुत सारे केसेस के अंदर साइकोलॉजिकल जो पेशेंट्स हैं या वो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली वीक तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, जैसा आपने बोला, भाव उनको बहुत जल्दी आता है या ममता आती है, तो ऐसे लोगों के अंदर नॉर्मल डिस्चार्जेस हो सकते हैं। वो कैंसर नहीं है, परंतु उनकी जांच करवा लेना चाहिए। हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कैंसर है कि नहीं है, लेट द डॉक्टर डिसाइड। लेकिन वो एक डिजीज है अपने हाँ, आप वो में, डिजीज है, इट इज एब्नॉर्मल। एब्नॉर्मल। हाँ, दूध पिलाने की समय पर महिला जब प्रेग्नेंट होती है और वो दूध पिला रही होती है, उसका दूध पिलाने का जो समय है, उसके अलावा जो भी डिस्चार्ज है वो सब एब्नॉर्मल। मतलब वो अब ज्यादा से ज्यादा 3 साल से ज्यादा 5 साल से 5 ज्यादा साल 5 साल चल चल सकता सकते है, हैं बच्चों हाँ, को। उसके बाद अगर डिस्चार्ज आपका होता है तो इट्स एब्नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, बहुत बार ये होता है कि महिलाएं ये जान ही नहीं पाती है कि हम किसी डिजीज़ को सफ़र कर रही हैं और वो उसे आम ले लेती हैं। तो क्या कभी इस तरीके के कोई कैंप वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराते हैं आप, या कोई इस तरीके की काउंसलिंग का कोई प्रोग्राम? अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। और उस महीने में पर्टिकुलरली, ऐसे तो हमारी एक्टिविटीज पूरे साल भर चलती रहती हैं, पर उस महीने में पर्टिकुलरली हम लोग बाग बहुत ज़्यादा कैंप्स और अवेयरनेस टॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इन सब के अलावा जो स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी चाहिए होती है, वो पूरे महीने 40 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए निःशुल्क है हमारे सेंटर पे, जहाँ पर कोई भी महिला कैन वॉक इन, गेट दिस थिंग डन एंड गो आउट। तो उनको दे डोंट हैव टू पे फॉर इट। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीनिंग प्रोसेस में लाने की। तो अगर कोई बदलाव हो या कोई कैंसर के शुरुआती लक्षण हो तो उन्हें हम जल्दी पकड़ सकें और उससे इलाज अच्छा हो सके। आज की तारीख में जो महिलाएं आती हैं, इनमें ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी कुछ और इस तरीके से कोई मानसिक तरह की किसी प्रताड़ना में हो, तब ऐसी किसी डिजीज़ का उभरना होता हो, कभी ऐसा हुआ है? तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। होता क्या है कि अगर आप मानसिक रूप से शांत नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है ये, और ये जग जाहिर है, ये रिसर्च भी बता चुकी है, सारी एकेडमिक्स बताती है कि अगर आप मानसिक रूप से शांत नहीं हैं तो न सिर्फ, और मानसिक रूप से शांत नहीं होने का मतलब आप स्ट्रेस में हैं, तो अगर आप स्ट्रेस में हैं तो बहुत सारी बीमारियां हैं और उनमें ब्रेस्ट कैंसर भी एक है। होता क्या है कि when they come with their family, वो अपने परिवार के साथ आते हैं, कई बार they don't open up, बताते नहीं, और gradually you come to know कि कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और हाँ, आप सत्य बोल रही हैं कि अगर कोई मरीज, प्रताड़ना नहीं बोलूँगा, बट अगर कोई मरीज स्ट्रेस में है तो उसे कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा है नॉर्मल। हाँ, बहुत सारे लोग हमें जीवन में मिलते जाते हैं और हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो उन्हें समझने के लिए भी क्या कभी कोई इस तरीके का कैंप होता है? ये एक सवाल बहुत अच्छा है। ये हमें करना चाहिए ऐसा, इससे मुझे आइडिया मिला है, एक विचार आया है, इस तरीके की चीज होनी चाहिए वास्तव में, कि हमें सामने वाले आदमी को भी अच्छे तरीके से जानना पहचानना चाहिए। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, पर हम प्रयास करेंगे कि इस चीज को लेके आए। दिस इज अ गुड आइडिया, बहुत 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 अच्छा विचार है, करेंगे इसके बारे में। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कुछ सोशल एनजीओज जो हैं, जो हमारे भावनात्मक और बाकी पहलुओं पे, वो तो काउंसलर कह सकते हैं उनको, कि वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। नहीं, इस तरीके के कैंप भी लगाते हैं। जैसे मुझे ध्यान आता है कि शायद, और ये जितने भी होते हैं ना कैंप्स, जैसे श्री रविशंकर जी का अगर कैंप है, वो शायद मेरे ख्याल से, मतलब मैंने नाम लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए, बट शायद इस तरीके के कैंप्स जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट लेके आते होंगे, ऐसा उसमें भी कुछ होता होगा कि आप उनके व्यक्तित्व को जान सको और उन्हें भी जना सको कि उनका एक्चुअल व्यक्तित्व क्या है। क्योंकि बेसिक अगर हम बात करें जिंदगी की और जीवन की बात करें, तो इंसान खुद को ही नहीं समझ सकता। तो पहली बात तो यही होनी चाहिए कि मेरी मुलाकात मुझसे हो जाए। हाँ, यस, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक आदमी को
स्वयं के बारे में पता होना चाहिए। हम सबके दिमाग अलग अलग हैं, वी ऑल आर डिफरेंट पीपल, और हमारे दिमाग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो आप सोच रहे हो, परंतु हम दोनों को ये पता रहना चाहिए कि हम हैं क्या, व्हाट इज माय थॉट प्रोसेस, आई एम नॉट ब्लैक, आई एम व्हाइट, और आई एम नॉट ब्लैक व्हाइट, आई एम रेड। हमें पता होना चाहिए इस तरीके से कि हमारा बेसिक क्या है, और उसके अंदर इस तरीके के कैंप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। यस, हमें जनाना चाहिए लोगों को। आपने बात शुरू की थी कुटुंब की। अब आपने और हमने जो दशक जिया, उस दशक में तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आज जो हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं वो हम कहते हैं फ्रीडम की ट्रेनिंग। हम और कोई संस्कार नहीं देते हैं, फ्रीडम। और अगर आपने उनका फ्रीडम कर दिया तो आप 10th का रिजल्ट देखिए, आधे से ज़्यादा बच्चे, कितने बच्चे जिस दिन 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, पूरा होता है कि साहब आज इस कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, इसमें नहीं हो पाया, तो सुसाइड केस। तो इनके लिए क्या जीवन में करना चाहिए? हमारा जो करिकुलम है वो थोड़ा वेस्टर्नाइज्ड है, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद मुझे लगता है कि हम काफ़ी लंबे समय तक ब्रिटिश पीपल के अंडर में रहे, तो एजुकेशन सिस्टम हमने वो अडॉप्ट कर लिया, और दैट इज़ कॉम्पिटिटिव। वो कॉम्पिटिटिव है कि हमें जो टॉपर है वो आगे जाएगा, जो टॉपर नहीं है वो पीछे आएगा। अगर हम आध्यात्म के हिसाब से बात करें, जो आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी, तो फ्रीडम पहले ज़्यादा दी जाती थी। बच्चा छोटा सा होता था, थोड़ा बड़ा हुआ, वो अपना ध्यान रखने लायक हुआ और उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था। अच्छा। गुरुकुल में डिसिप्लिन हुआ करता था, बट फ्रीडम थी। उसे जो चीज उसे अच्छी आती थी उस चीज के अंदर पारंगत किया जाता था। बिल्कुल। और जब उसका समय पूरा हो जाता था, उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती, शिक्षा पूरी हो जाती, तो उसे वापस भेज दिया जाता था और वो घर आ जाता था अपने पास। हम आज की तारीख के अंदर चूंकि अपने पीछे वाले इतिहास को नहीं जान पाए, हम ही नहीं जान पाए, तो हम आगे तो डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे, डिलीवर कर ही नहीं पाएंगे। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे सनातन धर्म के या हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास को देखें, उसके एजुकेशन सिस्टम को एम्प्लॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, एकेडमिकली एक बच्चे को पूर्ण रूप से पारंगत और ट्रेन करने में माहिर है, मतलब वो सिस्टम इज सफिशिएंट। तो ये भाव आप में कब बन पाया? जब आप इंग्लैंड में रहे तब, या यहाँ आने के बाद? मैं उसी भाव में बड़ा हुआ हूँ जो मैंने आपको बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है। उस भाव के अंदर अगर हम डॉक्टर बनेंगे तो हम अच्छे हैं, अगर हम इंजीनियर बनेंगे तो अच्छे हैं, IAS बनेंगे तो अच्छे हैं। जो टॉपर होगा वो उसकी सबसे ज़्यादा रेपुटेशन है। कभी भी ये नहीं था कि किसी बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं आती है, परंतु वो इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलता है, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी, वो पढ़ता बहुत अच्छा है, वो इंग्लिश को बहुत अच्छा डिसिफर करता है, तो वो बहुत अच्छा लेखक बन सकता है। कभी ऐसा सिचुएशन नहीं थी। ये थोड़े से एवेन्यूज आज ज़्यादा खुले हैं, आज ज़्यादा खुले हैं, परंतु उस फ्रीडम के अंदर वो जो एक पतली सी मजबूत डोर है ना घर के पीछे बांधने वाली, कि भाई उसे घूमना है, फिरना है, अपना काम करना है, पर वापस लौट के घर आना है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। हमारे साथ फॉर्चुनेटली ऐसा था कि वी वर लाइक वेरी कनेक्टेड, हम लोग अपने परिवार के साथ, वो ममता जो आपने बात करी, तो हमारी माँ के साथ हमारी ममता बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हम आ पाए। आज मुझे लगता है कि अगर हमें वही सब कुछ इनकलकेट करें, अगर उसी तरीके से इनकलकेट करें जैसे पूर्व समय में हुआ करता था, तो शायद बच्चे एजुकेशन लेने बाहर जाएंगे, पारंगत होंगे, तो वापस लौट के आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारी जगह हमने तो देखा कि जब इस तरीके की बात जहाँ भी की गई तो बोलते हैं यू आर अ पुसी पेरेंट, आप पुश करते हैं बच्चों को। तो ठीक है, जैसा भी अपना अपनी सबकी मानसिकता रहती है। अब मैं दोबारा टॉपिक पे आऊँगी कि जो महिलाएं हैं, जो कैंसर की बात अपन रही चल रही थी, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या उन्हें क्या प्रिकॉशन हमारी उन महिलाओं को, उन बहनों को लेना चाहिए ताकि कैंसर जैसी डिजीज़ उन्हें ना हो? तो उससे पहले मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, और वो है रिस्क फैक्टर्स।
कि ऐसी क्या सावधानियां हैं जो आप रख सकते हो, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इन महिलाओं को कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, तो उन्हें अपना ध्यान ज्यादा रखना है। प्रत्येक महिला को रिस्क है क्योंकि उसके पास ब्रेस्ट है, और वो महिलाएं जिन्हें माहवारी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, बहुत लंबे समय तक रहती है, तो नॉर्मली 14-15 साल की उम्र में माहवारी शुरू होनी चाहिए और 45 से 50 के बीच में खत्म हो जानी चाहिए। वो नॉर्मल रिस्क है। परंतु वो बच्चियां जिन्हें 10 से 12 साल की उम्र में माहवारी शुरू हो गई, और वो महिलाएं जिन्हें 50 साल की उम्र के बाद भी माहवारी आ रही है, वो इंक्रीज रिस्क पर हैं, तो हमें उनका ध्यान ज्यादा रखना है। कोई भी महिला जिसने अपने पहले बच्चे को 35 साल की उम्र के बाद में जन्म दिया है, ऐसी महिलाओं को रिस्क ज्यादा है। किसी भी कारण से अगर आप बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हैं, चाहे वो आपकी खुद की इच्छा हो या आप में कोई और दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो आपको वो रिस्क ज्यादा है। वो महिलाएं जो किसी भी रूप में किसी हार्मोन का सेवन कर रही हैं, चाहे वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हो या किसी और बीमारी का ट्रीटमेंट हो, या वो मेनोपॉज के डर से हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हो, तो उन्हें इसकी रिस्क ज्यादा है। कुछ बच्चे बंद करने की दवाइयां, जो बच्चा गर्भनिरोधक गोलियां जिन्हें बोलते हैं, कुछ गोलियों से ये रिस्क ज्यादा है। तो ये सब चीजें आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं अगर आपको कोई चेंज दिखता है तो। और बचें कैसे? स्वस्थ जीवन जिएं, मानसिक रूप से शांत रहें, बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें। हमारा जीवन आराम का हो गया है, तो हमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत करनी है। शराब का बिल्कुल भी सेवन ना करें। जहाँ तक संभव हो महिलाओं की शादी सही समय पर हो जाए, और वो 30 साल से पहले अगर अपने पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं और उन्हें अच्छा लंबे समय तक दूध पिलाती हैं। मिल्क फीडिंग भी एक प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं महिलाएं, वो कम समय के लिए कराती हैं, बिल्कुल नहीं कराती हैं। बहुत सारी समस्याएं वो करियर के अंदर है, परंतु अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने मिल्क को पंप से निकाल कर रख लें और उसे बॉटल में अपने बच्चे को पिलाएं, तो यू विल बी सेफ। इसको कितनी देर तक प्रिजर्व किया जा सकता है? फ्रिज के अंदर रखें, 3-4-5 दिन तक रहे। मिल्क बैंक बन गए अब तो। वेरी गुड। हाँ, तो मिल्क बैंक बन गए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली पॉसिबल नहीं है तो कई बार हम उससे दूर हटते हैं, बट जस्ट टेक इट आउट, कीप इट इन अ बॉटल, और आपके पीछे से कोई भी आदमी फीड कराएगा। वो सावधानी रखें, फिजिकली एक्टिव रहना है, जैसे मैंने बताया, शराब का सेवन नहीं करना है। कोई भी दवा अगर आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। और अगर आपके परिवार में ये समस्या चल रही है, मान लीजिए बहुत निकट के रिश्तेदार हैं, माँ, बहन, मौसी, अगर इन्हें कुछ हुआ है ऐसा ब्रेस्ट कैंसर पुराना, तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, ये जेनेटिक भी हो सकता है? हाँ, अच्छा। 1% से कम केसेस होते हैं, बट हाँ, जेनेटिक कैंसर्स हैं। और अगर परिवार में 2-3 जनों को लगातार हो जाता है एक जनरेशन में, तो जीन की जांच करा लेना उचित रहता है, BRCA। और फिर ऐसे शादी भी नहीं करनी चाहिए उस तरीके के परिवार में, ऐसा भी कुछ? नहीं, वो शादी के रूप में नहीं आता है, वो शादी के लिए और बहुत दूसरी चीजें हैं। ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट अ हर्डल, वो हर्डल नहीं है। अच्छा, वो हर्डल नहीं है। तो और भी बहुत सारी चीजें जो होती होंगी जिससे हम अछूते रह जाते हैं और हम जान ही नहीं पाते, तो आज के यूथ को वो कौन सी स्पेशल जानकारी आप, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, क्योंकि मुझे तो आज पहली बार पता चला कि मेल में भी इस तरीके की चीज होती है, इट्स फर्स्ट टाइम मैंने सुना। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज होगी जो आज आप हमारे यूथ को स्पेशल कुछ बताना चाहेंगे। तो पहले मैं पुरुषों के कैंसर के बारे में 2 लाइन में बताना चाहूंगा कि ये ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमें दिखता ही लेट स्टेज पर है। क्योंकि जैसे आपको नहीं पता, वैसे बहुत सारे लोगों को ये अंदाजा नहीं होता है और कोई सोचता नहीं है इसके बारे में कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हो भी सकता है। कई बार ये निगलेक्ट जो मेडिकल साइड से भी हो सकती है, तो वो भी उतना ही अवेयर रहें जितनी महिलाएं रहती हैं। और अगर कोई प्रभाव उन्हें दिखता है, कोई चेंज अगर उन्हें दिखता है, तो वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। यूथ के लिए ये है कि आप गो बैक टू नेचर, आप वापस प्रकृति के पास जाएं। योगा एक बहुत अच्छी चीज है जो मैंने लेट स्टेज में जाना है, परंतु योगा कीप्स यू वेरी हेल्दी। तो हम वैसा करते हैं और हमारा शरीर वैसा रिएक्ट करता है जैसे हार्मोन हमारे शरीर में पनप रहे हैं। तो अगर हम अग्रेसिव हैं तो अग्रेसिव हार्मोन्स रहेंगे, अगर हम डरे हुए हैं तो फेयर हार्मोन्स रहेंगे, अगर हम क्रोध में हैं तो अग्रेसिव हार्मोन्स रहेंगे। हमें हमारी बॉडी को सेटल रखना है, और सेटल रखने के लिए ज़रूरी है कि हम मानसिक रूप से अपने दिमाग पर शांति रखें, उसे कंट्रोल में रखें।
योगा बहुत अच्छी चीज़ है, उससे शारीरिक मेहनत भी होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। इसके अलावा फिजिकली एक्टिव रहें, शराब सिगरेट से दूर रहें, जहाँ तक संभव हो घर पर खाएं, बाहर ना खाएं, और अगर बाहर खाना हो तो बहुत चूज़ी रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेंस हैं, वो भी हमारे कैंसर को बढ़ावा देते हैं। अब आज की तारीख में एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचना तो बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करें कि जितना ज़्यादा बच पाएं उतना अच्छा है। अपने खान पान को शुद्ध रखें, आहार विहार को शुद्ध रखें, फिजिकल एक्टिविटी खूब रहें, गो बैक टू नेचर एंड कीप योरसेल्फ रिलैक्स। पर आज का यूथ जो है वो तो कंपटीशन में भाग रहा है, और उससे बेचारे को जाना भी पड़ेगा क्योंकि रिजर्वेशंस इतने हैं, और दिखती सी बात है, दिखता है वो बिकता है, तो इस चीज में भी उसे जाना पड़ता है, तो उसके लिए कोई मैसेज? कुछ समय अपने आप को देना ही पड़ेगा जी। हाँ, आप बहुत मेहनत करें, खूब हार्ड वर्क करें। मैं ये ना कहूँगा कि आप कंपटीशन में नहीं जाएं, बट हाँ, अनड्यू कंपटीशन आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा यू हैव टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, क्योंकि अगर आज हमने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को अगर हमने समय नहीं दिया तो बाद में शायद हमें पछताना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। हेल्दी लाइफ जिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब अच्छा, हमारे सेल्स को पानी और ऑक्सीजन 2 चीज़ें चाहिए, तो मैं कहूँगा कि खूब पानी पिएं, खूब अच्छे से योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, एंड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। बहुत कुछ जाना जिसकी सच में हमें आवश्यकता थी। मिलते रहते हैं अगर हम ऐसी शख्सियत से, तो जीवन के कुछ पहलू जिन्हें हम अशांत मानते हैं वो शांत भी हो जाते हैं, और हमारी जो पिपासाएं होती हैं, हमारी जो जिज्ञासाएं होती है वो भी शांत होती हैं, और उन्हें समझने में हम सरल मना हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर हमारे को समय दिया और हमारे दर्शकों को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।